नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आरती प्रजापति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हमारे यहाँ यूजीसी नेट पेपर 1 एंड पेपर 2 साइकोलॉजी की प्रिपरेशन कराई जा रही है। तो आज का हमारा ये जो यूनिट है वो यूनिट 4 है और उसका नाम है व्यवहार का जैविक आधार। ओके, और उसमें भी हम देखने वाले हैं आज संवेदी अंग के बारे में। आपने देखा कि हमने आगे भी संवेदी अंगों के बारे में देखा, जो संवेदी तंत्रिका होती है, जो पूरी सेंसरी सिस्टम है, उनमें जो भी अंग आते हैं, संवेदी अंग आते हैं, उनके बारे में हम जान रहे हैं। तो आपने सबसे पहले देखा था आँख के बारे में, उसके बाद आपने देखा था कान के बारे में, फिर मैंने आपको बताया था कान के बारे में, और कल फिर मैंने आपको बताया था त्वचा के बारे में। और ये आज का हमारा ये लास्ट अंग है, जो है हमारा जीभ, जिसे हम जिह्वा कहते हैं ना, टंग कहते हैं। तो उससे हमें जो स्वाद संवेदना प्राप्त होती है। तो ये विशिष्ट संवेदन 5 तरह के होते हैं, उनके बारे में हम बात कर रहे थे। तो आज का ये टॉपिक जो है वो है स्वाद संवेदन के बारे में। टॉपिक पर जाने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस चैनल पर जो भी नोटिफिकेशन डाली जाती है वो आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, टॉपिक की ओर चलते हैं। ठीक है दोस्तों, थोड़ी सी पहले जीभ के बारे में इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। ओके, तो जीभ जो होती है वो मुख के तल पर एक पेशी होती है। देखिए, जीभ होती है ना, वो एक पेशी होती है जो भोजन को चबाना और निगलना आसान बनाती है। जो भी खाना हम खाते हैं, तो जो भी खाना जिसे हम खाने को चबाते हैं और निगलते हैं, उसको आसान बनाने का काम कौन करती है? जीभ करती है। ओके, यह स्वाद अनुभव करने का प्रमुख अंग होता है। देखिए, आपको पता है कि जीभ का काम क्या है? तो स्वाद को ग्रहण करना है ना। आप अलग अलग टेस्ट करेंगे, खाना खाएंगे अलग अलग प्रकार के टेस्ट के, तो आपको उस टेस्ट का एहसास कराने वाले, यानी कि अनुभूति कराने वाला कौन होता है? तो जीभ होती है ना, क्योंकि जीभ स्वाद अनुभव करने का प्राथमिक अंग है। ओके, जीभ की ऊपरी सतह पेपिला और स्वाद कलिकाओं से ढकी होती है। देखिए, जीभ की जो ऊपरी सतह होती है ना, मान लीजिए ये जीभ है और उसकी ये जो ऊपरी सतह होती है ना, वो ऊपरी सतह किसकी? पेपिला की बनी हुई होती है, और स्वाद कलिकाओं से ढकी हुई होती है। स्वाद कलिकाओं से ही हमें स्वाद का ज्ञान होता है। अलग अलग जो स्वाद हमें जो अनुभव होता है, जिस स्वाद की हमें अनुभूति होती है, उन स्वाद की अनुभूति स्वाद कलिकाओं के कारण होती है। ओके, जीभ का दूसरा कार्य है स्वर नियंत्रित करना। ओके, तो अगर आप सोचिए कि अगर आपकी जीभ ना होती तो आप बोल कैसे पाते, है ना? जीभ की वजह से तो हम बोल पाते हैं। वो जिस तरीके से हम अंदर से जो ध्वनि निकालते हैं ना, तो वो ध्वनि किसके वजह से निकल रही है? तो जीभ की वजह से निकल रही है। जीभ के कारण हम बोल पाते हैं ना। हमारी जीभ ऊपर जाती है, नीचे जाती है, जैसे भी हम वर्ड्स निकालते हैं उसी तरीके से वो जीभ आगे पीछे ऊपर नीचे चलती है ना। तो इस तरीके से जीभ का दूसरा कार्य कौन सा बन गया? स्वर नियंत्रित करना। दिखे, पहला काम कौन था? तो पहला काम था उसका स्वाद ग्रहण करना। ओके, यानी कि स्वाद की अनुभूति कराना। दूसरा काम क्या हो गया उसका? स्वर नियंत्रित करना। ओके, यह संवेदनशील होती है और लार द्वारा नम बनी रहती है। देखिए, हमारे जो मुंह होता है ना, मुंह के अंदर जो हमारी जब जीभ है, तो जीभ के आसपास लार बनी रहती है ना, तो उसी लार के कारण वो कैसी बनी रहती है? नम बनी रहती है। ओके, साथ ही इसे हिलने डुलने में मदद करने के लिए इसमें बहुत सारी तंत्रिकाएं तथा रक्तवाहिकाएं मौजूद होती है। देखिए, ये जो हमारी जीभ है वो सिर्फ एक मांस का उसे लोचा ही बोला जाता है ना। तो वो इसमें कोई भी हड्डी नहीं है, हमारी जीभ में कोई भी हड्डी नहीं है। तो हमारी जीभ ऐसे वैसे जहाँ भी हिलती डुलती रहती है ना, तो उसका हिलने डुलने का जो काम है, उसमें जो हमारी जीभ के अंदर बहुत सारी तंत्रिकाएं आई हुई है और रक्तवाहिकाएं जो मौजूद है, वो इसमें मदद करती है हमारी जीभ को हिलने डुलने में। ओके, इन सब के अलावा जीभ दांतों की सफाई का एक प्राकृतिक माध्यम भी है। देखिए, हमारे दांतों की सफाई भी कभी कभी हमारी जीभ कर देते हैं ना। हमारे दांत में कुछ चुभ जाता है तो हमारी जीभ क्या करती है? उसे निकालने का प्रयत्न करती है ना, और फिर वो निकाल कर ही रहती है। तो ये हमारी दांतों की सफाई का भी एक काम भी कर देती है। ओके,
चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं जीभ के बारे में। देखिए जीभ को जिह्वा भी बोला जाता है, ओके, जिसे हम टंग कहते हैं, ओके। तो देखिए जीभ या जिह्वा एक मांसल, लचीली तथा पेशीय संरचना है। देखिए मैंने आपको बताया ना कि जीभ जो है ना वो पेशीय संरचना है, उसमें कोई भी हड्डी नहीं है, यानी कि कोई भी अस्थि उसमें आई नहीं है, ओके। वो बिना अस्थि की ही है और उसमें सिर्फ वो एक पेशीय संरचना है, ओके, जो आगे की ओर स्वतंत्र तथा पीछे की ओर कोमल अपग्रही जिह्वा संधायक, जिसे हम कहते हैं फ्रेनलम लिंगुअल, ओके, फ्रेनलम लिंगुअल द्वारा मुख गुहिका के तल से जुड़ी रहती है। देखिए हमारी जो जीभ है ना, मान लीजिए ये हमारी जीभ है, तो यहाँ पर वो क्या होती है, जो फ्रेनेलल लिंगुअल होता है ना, उसके साथ वो क्या करती है, वो यहाँ पर ये जो फ्रेनेलल लिंगुअल हम देखते हैं, हमारी आगे की ये जीभ का ये आगे का भाग है ना, उसके नीचे जो ये नीचे का भाग है, आगे के भाग की ये आगे का भाग जो है ना, इसके ये नीचे का भाग है। तो यहाँ पर जो फ्रेनेलम लिंगुअल आया हुआ है उसके द्वारा क्या होती है, हमारी जीभ यहाँ पर जुड़ी हुई होती है और पीछे के भाग में भी एक अस्थि के साथ जुड़ी हुई होती है, वो हम आगे देखते हैं, ओके। पहले इसकी बात करते हैं, फ्रेनेलम लिंगुअल के साथ वो क्या होती है, जुड़ी हुई होती है, ओके। अब क्या होता है, कभी कभी इंसानों में ये जो फ्रेनेलम लिंगुअल होता है ना, वो टाइट हो जाता है। क्या हो जाता है, टाइट हो जाता है, और इसके कारण क्या होता है कि व्यक्ति साफ आवाज़ में बात नहीं कर पाता है। आपने देखा होता है कुछ लोग इस तरीके से बोलते हुए होते थे, पहले एक वर्ड बोलते हैं, फिर थोड़ा सा हकलाते हैं, फिर दूसरा वर्ड बोलते हैं, फिर हकलाते हैं ना। तो इस तरीके से जो वो हकला कर जो बोलते हैं ना, उसका रीज़न ये होता है कि जो उनका जो फ्रेनेलम लिंगुअल है ना, वो कैसा हो जाता है, टाइट हो जाता है, और उसी की वजह से क्या होता है कि हमारी जीभ जो ना जिस तरीके से काम करनी चाहिए ना, उस तरीके से काम नहीं करती है। इसलिए लोग ना ऐसे इंसान ना क्या होता है कि हकला हकला कर बोलते हैं, ओके। तो यहाँ पर ये फ्रेनेलम लिंगुअल आपको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। जीभ में ऐच्छिक पेशियाँ होती है। देखिए जीभ में पेशियाँ होती है, लेकिन कैसी पेशियाँ होती है, ऐच्छिक होती है। अब ऐच्छिक का मतलब क्या होता है कि अपनी इच्छा के अनुसार हम उसे इधर उधर कहीं भी ऊपर नीचे हम उसे हिला डुला सकते हैं, है ना। हमारी जीभ को हम चाहे तो मुंह में ऐसे बंद भी रख सकते हैं, और हम चाहे तो उसे बोल भी बाहर भी निकाल सकते हैं ना, और इधर उधर भी कर सकते हैं, यानी कि ऐच्छिक पेशियाँ होती है। जब हमारा जो हृदय होता है ना, तो हृदय में भी कोई हड्डियाँ नहीं है। जिस तरीके से जीभ में कोई हड्डी नहीं ना, इसी तरीके से हृदय में भी कोई भी हड्डी नहीं है। तो देखिए ये हृदय में क्या होता है हमारे, तो उसमें भी हड्डियाँ नहीं है, तो उसमें क्या है, तो उसमें पेशियाँ है। क्या है, पेशियाँ। लेकिन हृदय में जो पेशियाँ पाई जाती है वो कैसी होती है, अनैच्छिक होती है। कैसी होती है, अनैच्छिक। अब अनैच्छिक का मतलब क्या होता है, जिसे हम संचालित नहीं कर पाते, ओके, वो खुद से संचालित होती है, स्वयं संचालित पेशियाँ होती है, ओके। उसे क्या कहते हैं, अनैच्छिक पेशियाँ, यानी कि हम ना चाहे तो भी वो पेशी वो काम करेगी, ओके। यहाँ पर क्या होगा, जीभ में हम जीभ को बोलेंगे भाई तुम अंदर चली जाओ, तो वो अंदर चली जाएगी, है ना। हम उसे बोलेंगे चल अभी बाहर निकल जा, तो बाहर निकल जाएगी, है ना। कभी कभी कुछ ऐसे लोग होते हैं जो शांत ऐसे ही बैठे रहते हैं, सामने वाला चाहे कितना भी बोल जाए, कुछ भी कर जाए, लेकिन हमारी जीभ हिलती नहीं है, ओके। क्यों, वो हमारी मर्जी की बात है ना। लेकिन अगर सामने वाला बहुत ज़्यादा बोल जाए और हमारा गुस्सा भी सर से ऊपर चला जाए, तो हम क्या करेंगे, हम भी हमारी जीभ को परमिशन दे देंगे कि भाई अब तो तुझे बोलना ही पड़ेगा, ओके। तो ये क्या हुआ, ऐच्छिक हुआ, ओके, यानी कि स्वैच्छिक। हम खुद से उसे कंट्रोल कर पाते हैं, उसे कमांड दे सकते हैं, ओके। यहाँ पर हृदय में ऐसा कुछ नहीं हो सकता है ना। तो इस तरीके से जीभ में ऐच्छिक पेशियाँ होती है, ओके। चलिए जीभ के पीछे के भाग में एक अस्थि पाई जाती है। देखिए मैंने अभी आपको बताया ना कि एक अस्थि यहाँ पर हमें देखने को मिलती है, जो नहीं ये अस्थि नहीं है, लेकिन ये जो अपग्राही जिह्वा संधायक है, ओके। यहाँ पर एक अस्थि पाई जाती है। देखिए यहाँ पर जो एक अस्थि पाई जाती है जो जीभ के एंड में होती है, यानी कि वो जीभ का हिस्सा नहीं होती है, लेकिन कंठस्थ का यानी कि हमारा जो गला होता है ना, उसका हिस्सा होती है ये जो अस्थि होती है।
और इसी अस्थि से हमारी ये जो जीभ है ना वो क्या है, जुड़ी हुई होती है। अब इस अस्थि का नाम क्या है, तो इस अस्थि का नाम है हायोइड अस्थि। क्या नाम है, हायोइड अस्थि। ओके, यानी कि कंठी का अस्थि उसे क्या कहा जाता है, कंठी का अस्थि भी कहा जाता है, क्योंकि हमारे कंठ में होती है। ओके, तो इस अस्थि के साथ हमारी जीभ क्या है, जुड़ी हुई होती है। लेकिन वो अस्थि हमारे जीभ का पार्ट नहीं है। देखिए हमारी जीभ है ना वो पेशियों की बनी है, किसी भी अस्थि की नहीं बनी है। ओके, आपको ये बात ध्यान में रखनी है। हाँ, वो एक अस्थि से जुड़ी हुई है, तो वो उस अस्थि से जुड़ी हुई है और उस अस्थि का नाम है हायोइड अस्थि। क्या है, हायोइड अस्थि। आपको ये नाम भी याद रखना है। अगर आपको पूछा जाए कि हायोइड अस्थि से कौन जुड़ा हुआ है, तो हायोइड अस्थि से हमारी जीभ जुड़ी हुई है। ओके, जीभ में स्थित श्लेष्म झिल्ली जिसे हम म्यूकस मेम्ब्रेन श्लेष्म का स्रावण करती है, जो जीभ को गीला रखती है। देखिए हमारी जो जीभ होती है ना वो गीली रहती है, कभी भी सूख नहीं जाती है ना। और कभी कभी हमारी जीभ में जो लार होती है वो कम हो जाती है, तो हमें थोड़ी सी प्यास का अनुभव होता है ना, तो हम पानी पी लेते हैं ना। तो हमारी जीभ में वैसे भी जो लार होती है वो बहुत ज़्यादा कम नहीं, यानी कि सूख नहीं जाती है ना। तो जो श्लेष्म उसे ही हम क्या कहते हैं, श्लेष्म कहते हैं, और उसे हम म्यूकस भी कहते हैं। ओके, तो जो म्यूकस मेम्ब्रेन हमारी जीभ में आई हुई है, और वही म्यूकस मेम्ब्रेन है वो क्या करती है, म्यूकस का स्रावण करती है, जिसके वजह से हमारी जो जीभ होती है ना वो कैसी होती है, गीली हुई रहती है। ओके, चलिए, जीभ में होने वाली सभी गतियाँ जीभ में स्थित अंतस्थ रेखीय पेशियाँ तथा बाह्य रेखित पेशियों के कारण होती है। देखिए ये अंतस्थ रेखीय पेशियाँ और बाह्य रेखित पेशियाँ है, उसके कारण ही हमारी जीभ जो होती है ना वो हिलती है, छोटी होती है, बड़ी होती है। इसका रीज़न क्या है, तो ये अंतस्थ रेखीय पेशियाँ और बाह्य रेखित पेशियाँ है, उसके कारण ही हमारी जो जीभ होती है ना वो छोटी होती है, बड़ी होती है। ओके, इधर उधर हिलती डुलती रहती है। चलिए आगे देखते हैं। अब आते हैं जीभ अंकुर के बारे में देखते हैं। तो देखिए जीभ में जो अंकुर पाए जाते हैं जिसे हम कहते हैं लिंगुअल पेपिला। ओके, तो इसे क्या कहते हैं, लिंगुअल पेपिला। अब देखिए लिंगुअल पेपिला जो है उसके भी 4 पार्ट देखे जाते हैं, इसके 4 प्रकार पाए जाते हैं। ओके, तो कौन सा है, फंजीफॉर्म पेप्लिया और फिलीफॉर्म पेप्लिया, फॉलिएट पेप्लिया और सर्क्यूमवलेट पेप्लिया। ओके, तो ये 4 पेप्लिया यहाँ पर देखने को मिलता है। देखिए अब ये जो पेप्लिया है ना तो उसमें क्या होता है, देखिए यहाँ पर आपको ये जो जीभ का ये आगे का भाग होता है ना, अग्रभाग, जिसे हम क्या कहते हैं, अग्रभाग। मैं थोड़ा सा अच्छे से आपको बताने की कोशिश करती हूँ। चलिए यहाँ पर देखिए ये जो आगे का, यहाँ पर ये नहीं दिखेगा। ओके, ये जो आगे का भाग है ना जिसे हम क्या कहते हैं, अग्रभाग है ना, अग्रभाग है। तो ये अग्रभाग जो हमारा है वो हमारा होगा वो क्या होगा, फंजीफॉर्म पेप्लिया। ये क्या होगा, फंजीफॉर्म पेप्लिया। और ये जो बीच का भाग है ना हमारा, इस बीच के भाग को हम क्या कहेंगे, फिलीफॉर्म पेप्लिया। और उसके बाद का ये भाग आपको दिख रहा है ना, इस भाग को हम कहेंगे सर्क्यूमवलेट पेप्लिया। ओके, और ये वाला जो साइड में हमें जो भाग दिख रहा है ना, इस साइड में ये दोनों भाग, दोनों पास में, यहाँ पर ये दोनों पास में जो साइड का जो भाग दिख रहा है वो है हमारा फॉलिएट पेप्लिया। ओके, तो ये 4 पार्ट यहाँ पर जीभ अंकुर पाए जाते हैं। ओके, अब देखते हैं इन चारों के बारे में थोड़ी सी डिटेल में जानकारी ले लेते हैं। चलिए अब देखते हैं दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं फंजीफॉर्म के बारे में। तो फंजीफॉर्म जो होता है वो एक ये सारे हमारे जो जीभ अंकुर है ना, तो इसमें क्या होता है, ये पार्ट हमारा जो होता है ना वो गुलाबी रंग की या तो फिर जो लाल रंग का हमें दिखता है ना, लाल रंग का दिखता है। ये पार्ट अग्रभाग जो होता है ना वो कैसा दिखता है, लाल रंग का दिखता है। ओके, जो जीभ के आगे का भाग होता है। ओके, तो जिसे हम क्या कहते हैं, फंजीफॉर्म कहते हैं। उसके बाद का जो ये भाग होता है ना, मध्य भाग,
ये जो मध्य भाग है ना, तो मध्य भाग में क्या होता है, फिलीफॉर्म पेप्लिया होता है। अब देखिए फिलीफॉर्म पेप्लिया होता है वो कैसे रंग का होता है, तो वो होता है हमारे सफ़ेद रंग का होता है। ये जो फिलीफॉर्म है, ओके, ये पार्ट है ना, ये पार्ट, ये फिलीफॉर्म है। तो फिलीफॉर्म में क्या होता है कि इसका रंग कैसा होता है, सफ़ेद रहता है। देखा आपने देखा होगा कि आपकी जीभ में आप देखेंगे तो बीच का जो हिस्सा होगा ना, वो आपको वाइट वाइट दिखने को मिलेगा, है ना। तो ये भाग होता है वो कैसा होता है, सफ़ेद रंग का होता है, ओके। और उसका आकार कैसा होगा, तो यहाँ पर दाने जो भी अंकुर होगे ना, वो इस तरीके से शंकु आकार के होंगे। कैसे होंगे, इस तरीके से शंकु आकार के यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, ये पार्ट में, यहाँ तक की पार्ट को, ओके, यहाँ पर, ओके। ये जो पार्ट ना आपको यहाँ पर दिखने को मिलेगा, ऐसे आकार के, शंकु आकार के जो अंकुर आपको दिखने को मिलेगा, ओके। जिस भाग को हम क्या कहते हैं, फिलीफॉर्म कहते हैं, ओके। अब देखते हैं आगे। उसके बाद का जो पार्ट आता है वो हमारा आता है यहाँ का, तो फॉलिएट पेप्लिया, ओके। तो जो फॉलिएट पेप्लिया है वहाँ पर क्या होता है कि ये भाग ना थोड़ा सा लाल लाल हमें दिखता है, ओके। कैसा दिखता है, लाल लाल दिखता है, ओके। और यहाँ ये कैसा होता है, अवशेषी होता है। क्या होता है, अवशेषी, ओके। इसके बारे में, इसे अवशेषी कहा जाता है। अब देखिए ये जो हमारा ये जो पार्ट है ना, ये पूरा यहाँ से यहाँ का ये पार्ट आपको दिख रहा है, तो ये जो पार्ट है ना वो हमारा क्या होता है, सर्क्यूम वॉलेट का होता है। क्या होता है, सर्क्यूम वॉलेट का ईयर, सर्क्यूम वॉलेट पेप्लिया। यहाँ पर आपने देखा होगा, मैं इसे हटा लेती हूँ, ओके। ये रहा सर्क्यूम वॉलेट पेप्लिया। अब देखिए ये पार्ट जो होता है ना वो कैसा होता है, तो उल्टे वी आकार का, देखिए यहाँ पर आपको दिखने को मिल रहे होंगे। तो ये जो है वो पार्ट कैसा होता है, उल्टे वी आकार का, इस तरीके का होता है, ओके। और इसमें क्या होते हैं, 8 से 12 संख्या होती है। इसमें अंकुरों की जो संख्या होती है ना वो कितनी होती है, 8 से 12 तक की उसकी संख्या होती है। और इसमें देखिए आप देखते हैं, आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर ये जो अंकुर देखने को मिल रहे हैं वो कैसे आकार में बड़े दिखते हैं। कैसे दिखते हैं, आकार में बड़े दिखते हैं, ओके। तो ये सर्क्यूम वॉलेट पेप्लिया है, उसमें क्या होता है कि उसमें आकार, इसमें जो भी अंकुर देखे जाते हैं वो कैसे होते हैं, आकार में बड़े होते हैं। और उसमें उस अंकुरों की संख्या कितनी होती है, 8 से 12 तक की होती है, ओके। ये बात है आपको यहाँ पर। और उसका आकार कैसा होता है, उल्टे वी आकार का होता है, ओके। तो ये बात हो गई ये चारों की। अब आगे देखते हैं। अब देखते हैं स्वाद कलिकाएँ, जिसे हम टेस्ट बर्ड्स कहते हैं, ओके। तो देखिए टेस्ट बर्ड्स में यानी कि स्वाद कलिकाएँ वो हमारे जीभ में 4 प्रकार की होती है। मीठा स्वाद, नमकीन स्वाद, खट्टा स्वाद और कड़वा स्वाद। मीठे स्वाद को क्या कहेंगे, स्वीट टेस्ट, नमकीन को सॉल्टी, और खट्टे को कहेंगे श्योर, और कड़वे को कहेंगे बिटर, ओके। देखिए अब ये क्या है, तो यहाँ पर आपने ये आपको ये पार्ट यहाँ से यहाँ का ये अग्र भाग दिख रहा है ना, ये भाग जहाँ पर आपको क्या देखने को मिला था, फंजीफॉर्म, है ना। इसमें क्या देखने को मिला था आपको, फंजीफॉर्म, ओके। तो ये फंजीफॉर्म जो पार्ट है ना वहाँ पर हमें स्वीट टेस्ट, मीठे टेस्ट का ज्ञान होता है, ओके। मीठे स्वाद का ज्ञान होता है। यानी कि आप जब भी कोई खाना खाएंगे तो आपको वो खाना कब मीठा लगेगा, जब यहाँ पर टच होगा तब। अगर यहाँ पर कोई भी मीठा कोई भी आप मिठाई ले लीजिए और आप यहाँ पर डायरेक्टली रखेंगे तो आपको वो स्वाद नहीं आएगा, अगर इसे टच नहीं होगा तो। अगर इसे टच हो जाएगा तो आपको पता चलेगा कि ये जो मिठाई है वो कैसी है, मीठी है, स्वाद में कैसे, स्वीट है, ओके। तो यहाँ पर जो अग्र भाग है, तो आपको पता है मीठा स्वाद कहाँ पर होता है, हमें कहाँ पर ज्ञात होता है उसका, तो अग्र भाग में, जीभ का जो अग्र भाग होता है ना, फंजीफॉर्म वाला भाग, उसी में हमें मीठे स्वाद का ज्ञात होता है, ओके। उसके बाद देखते हैं ये बीच वाला जो पार्ट होता है, तो बीच वाले पार्ट में कुछ भी नहीं होता है, ये पार्ट रह गया है, ओके। तो देखिए ये पार्ट जो होता है अग्र भाग के
आगे का, यानी कि ये भी बीच का ही हिस्सा है, ये पूरा ना बीच का हिस्सा है। तो यहाँ का जो हिस्सा है मैं इसे अलग रंग से करती हूँ। ओके, तो ये जो पार्ट है ना हमारा, ये हमारा हो गया नमकीन वाला स्वाद। यहाँ पर हमें क्या मिलता है, यहाँ पर हमें नमकीन नमकीन जो स्वाद होता है वो हमें यहाँ पर फील होता है। यहाँ पर कौन सा स्वाद फील होगा, तो नमकीन वाला। ओके, तो नमकीन वाला स्वाद हमें यहाँ पर फील होगा। ओके, ये किसका पार्ट है, तो ये है फिलीफॉर्म का। किसका है, फिलीफॉर्म का, फिलीफॉर्म का। ओके, तो ये फिलीफॉर्म का ये पार्ट है। ओके, उसके बाद देखते हैं ये साइड वाले दोनों को देख लीजिए। ये साइड वाले जो दोनों है ना, ये वाले और ये वाले, तो इसमें कैसा हमें खट्टे स्वाद का एहसास होता है। कैसा, खट्टे स्वाद का। ओके, क्या, कैसे स्वाद का, खट्टे स्वाद का। ओके, और उसके बाद यहाँ पर देखते हैं बीटर, यानी कि यहाँ पर हमें क्या आया हुआ था, जो हमारा सर्क्यूमवैलेट आया हुआ था ना, तो हमारा सर्क्यूमवैलेट, सर्क्यूमवैलेट। ओके, तो जो सर्क्यूमवैलेट वाला हिस्सा है वहाँ पर हमें कड़वे स्वाद का अनुभव होता है। कैसे, कड़वे स्वाद का अनुभव होता है। तो इस तरीके से हमारे जीभ में जो 4 स्वाद हमें देखने को मिलते हैं, जिन 4 स्वादों को हम ग्रहण कर पाते, उन स्वादों का हम अनुभव कर पाते, अनुभूति कर पाते, तो वो 4 स्वाद यहाँ पर आपको दिखने के मिलेंगे। अग्रभाग में आगे की ओर आपको मीठा स्वाद। ओके, उसके बाद यहाँ पर मध्य भाग में आपको नमकीन, यानी कि ये मध्य भाग में आएगा। अगर पूछा जाए कि जीभ के कौन से भाग में हमें नमकीन स्वाद का ऐसा एहसास होता है या तो फिर अनुभूति होती है, तो वो है हमारे मध्य भाग में, और ये है हमारा अग्रभाग में। ओके, ये अग्रभाग में, यहाँ पर लिख देती हूँ अग्रभाग में। ओके, उसके बाद है ये जो साइड की जो बाजू है ना, पार्श्व साइड कहा जाता है। ओके, पार्श्व साइड, तो ये जो पार्श्व भाग है ना, वहाँ पर हमें क्या होगा, खट्टे स्वाद का अनुभव होगा। क्या होगा, खट्टे स्वाद का अनुभव होगा। और ये जो पश्व, ओके, पश्व जो भाग है ना, पश्व भाग में हमें जो अनुभव होता है वो क्या होगा, वो कड़वे स्वाद का अनुभव होगा। ओके, इस तरीके से जीभ में हमें अलग अलग टेस्ट की अनुभूति होती है। ओके, तो आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखिए थोड़ी सी जीभ के बारे में थोड़ी सी कुछ और जानकारी हम ले लेते हैं। तो उसके बारे में देखिए कि जो कुत्तों में जीभ होती ना, कुत्तों में जो हमारी जीभ, जिस तरीके से मनुष्य में जीभ होती ना, इसी तरीके से जो कुत्तों में जीभ होती है ना, वो कुत्तों में जो जीभ का कार्य, जीभ है ना, सॉरी, कुत्तों में जो जीभ कार्य करती है वो ताप नियंत्रण का करती है। किसका करती है, ताप नियंत्रण का। यानी कि यहाँ पर बात की जाए तो देखिए, स्तनधारी जो व्यक्ति होते हैं ना, स्तनधारी प्राणी होते हैं, स्तनधारी में हम भी आ जाते हैं। ओके, तो जो स्तनधारी होते हैं ना, उनका जो तापमान होना चाहिए शरीर का, बॉडी का, वो कितना होना चाहिए, तो अगर सेल्सियस में पूछा जाए तो 37 सेल्सियस होना चाहिए। ओके, अगर फ़ारेनहीट में पूछा जाता है तो 98.6 फ़ारेनहीट होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा इतना होना चाहिए। और केल्विन में पूछा जाए तो 310 होना चाहिए। ओके, तो इस तरीके से ये हमारी बॉडी का तापमान, नॉर्मल तापमान इतना होना चाहिए। ओके, अब क्या होता है कि कुत्तों में क्या होता है कि उनके बॉडी का जो तापमान होता है ना, वो इतना नहीं रहता है। तो कुत्तों में कितना होगा, तो कुत्तों में अगर फ़ारेनहीट की बात की जाए तो देखिए हमारी बॉडी में कितना होता है, 98.6 होता है, यानी कि नॉर्मली इतना होता है। ओके, 98.6, लेकिन कुत्तों में क्या होता है, 105 फ़ारेनहीट होता है। कितना होता है, 105 फ़ारेनहीट होता है। 105 से उनमें 109 फ़ारेनहीट तापमान देखा जाता है। कुत्तों में कितना तापमान देखा जाता है, तो 105 से 109 फ़ारेनहीट उनका बॉडी का जो तापमान होता है वो देखने को मिलता है। जबकि बकरी होती ना, बकरी में 104 फ़ारेनहीट तापमान देखने को मिलता है। देखिए अब क्या होता है, कुत्तों में
जीभ होती ना वो क्या करती है, ताप नियंत्रण का कार्य करती है। क्यों करती है? क्योंकि कुत्तों में पसीना ग्रंथि जो हमारे अंदर आती है ना, वो पसीना ग्रंथि कुत्तों में नहीं पाई जाती। ओके, तो कुत्तों में पसीना ग्रंथि नहीं पाई जाती। ओके, अब हमारे शरीर में जो पसीना ग्रंथि है ना, उसके कारण क्या होता है, हमारी बॉडी का अगर टेम्परेचर बढ़ भी जाता है ना, तो पसीना निकलता है, और उसके द्वारा क्या होता है, पसीना जब बाहर निकलता है तो हमारी बॉडी बाहर से जो उसको टेम्परेचर हाई था, तो पसीने की वजह से क्या हो जाता है, वो नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाती है हमारी बॉडी। ओके, लेकिन कुत्तों में तो पसीना ग्रंथि है ही नहीं, तो अब उनकी, और ऊपर से उनका जो तापमान है वो भी ज़्यादा है, तो इसके लिए क्या होता है कि उनकी ये जीभ होती ना, वो क्या होती है, कुत्तों की आपने देखी होगी बाहर निकलती है ना, तो लंबी हो जाती है उनकी जीभ ना, लंबी इसलिए होती है और वो बाहर निकलती है, जिसके कारण क्या होता है कि बाहर से उन्हें जो भी उनकी जीभ को टेम्परेचर मिल रहा है ना, वो उसकी जो लार होती है उसके कारण से क्या होता है कि वो जीभ होती है वो उसके बॉडी को टेम्परेचर यानी कि नॉर्मल टेम्परेचर में ला देती है। ओके, इसीलिए ताप नियंत्रण का कार्य कुत्तों में कौन करता है, तो जीभ करता है। ओके, ये बात आपको याद रखनी है। ओके, तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही था। जीभ के बारे में मैंने जितनी भी डिटेल्स मुझे मिली इतनी मैंने आपको बता दी है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।